मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को कंटिन्यू करते हुए जो इस एक्ट का नेक्स्ट टॉपिक है रेमेडीज फॉर अनऑथराइज्ड डिडक्शंस, यानी जो अनाधिकृत कटौतियां हैं वेजेस में, सैलरी में से, तो उस केस में जो वर्कर्स हैं, लेबर हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास किस प्रकार के जो कानूनी उपचार है वो उपलब्ध है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। जब मैंने आपको एक्ट शुरू करवाया था तो उस समय बताया था कि जो पहले क्या सिस्टम था, सिस्टम क्या एक प्रकार की व्यवस्थाएं थी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, एम्प्लॉयर है, वो अपने कर्मचारी की सैलरी से जो अनावश्यक रूप से बिना किसी वैलिड रीजंस के और जस्टिफाइड रीजंस के उनकी सैलरी में से कटौती जो है वो कर लेते थे, और इस आधार पर सरकार ने ये एक्ट बनाया है। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा कि कौन कौन सी जो कटौतियां हैं वो ऑथराइज्ड हैं, ठीक है ना, यानी जो एम्प्लॉयर है या सर्विस प्रोवाइडर वह किन किन कारणों की वजह से कर्मचारी या मजदूर है उसकी तनख्वाह या वेजेस से कटौती कर सकता है। यदि ऑथराइज्ड डिडक्शन से बाहर जाकर एम्प्लॉयर या सर्विस प्रोवाइडर अपने कर्मचारियों की सैलरी या वेजेस में से किसी प्रकार की कटौती करता है तो उसे हम अनऑथराइज्ड डिडक्शंस के नाम से जानते हैं। अनऑथराइज्ड डिडक्शंस कानून की तरफ से या एज पर लॉ ये जो है जो अलाउ नहीं है, ठीक है। और यदि किसी कर्मचारी की सैलरी से या वेजेस से यदि ये अनऑथराइज्ड डिडक्शंस की जाती है तो वो वर्कर्स के पास क्या रिलीफ है या क्या लीगल रेमेडी या कानूनी उपचार है, तो उसके संबंध में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले है वर्कर्स क्या कर सकते हैं यदि उनके वेजेस से, सैलरी से कोई अनऑथराइज्ड डिडक्शंस की जाती है। अप्लाई टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, अप्लाई टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी देखिए, यदि किसी वर्कर या एम्प्लॉय या लेबर के वेजेस से, सैलरी से अनऑथराइज्ड डिडक्शंस की जाती है तो सबसे पहले वह क्या कर सकता है कि जो भी निर्धारित प्राधिकारी है, ठीक है, जो भी उसके लिए अथॉरिटी है जो डिफाइन की गई है, उसके पास इस प्रकार के लिए आवेदन करना है, ठीक है ना, उनके पास शिकायत दर्ज करना है कि भाई हमारे सैलरी से जो है एम्प्लॉयर ने या सर्विस प्रोवाइडर ने अनावश्यक रूप से अनऑथराइज्ड डिडक्शंस की है, ठीक है ना। तो पहला काम क्या है, अप्लाई टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। अब देखिए ये एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है। फर्स्ट है बाय द पर्सन who employed एक तो वह व्यक्ति इस बात की शिकायत कर सकता है जिस व्यक्ति की वेजेस से या सैलरी से ये कटौती की गई है, यानी जो वर्कर है, जो काम कर रहा है, एम्प्लॉयड है, वह शिकायत कर सकता है। यदि वह नहीं करता है शिकायत तो उस केस में बाय एडवोकेट, जो उसका वकील है, वह शिकायत कर सकता है, ठीक है। और एडवोकेट भी नहीं करता है शिकायत तो फिर बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन, बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन of a registered ट्रेड यूनियन। अब देखिए, या तो
वह वर्कर जिसके सैलरी से वजह से कटौती हुई है वह खुद जो शिकायत दर्ज कर सकता है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी या जो निर्धारित प्राधिकारी है उसके पास, या उसका वकील ये शिकायत दर्ज कर सकता है, या फिर जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ट्रेड यूनियन जो वर्कर्स हैं उनका एक जो यूनियंस होता है और वो एक संगठन है उनका जो उनके अधिकारों के लिए कार्य करता है, ठीक है ना, ताकि वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके और उनके जो हित है उनको सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है। तो ये ट्रेड यूनियन के द्वारा जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसके द्वारा शिकायत की जा सकती है, या फिर इंस्पेक्टर appointed under this act इस एक्ट के अंतर्गत अब जो निरीक्षक या इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है वह भी शिकायत दर्ज कर सकता है। अब इंस्पेक्टर कौन है? इंस्पेक्टर वह व्यक्ति होता है जिसका कार्य है कि इस एक्ट के जो भी प्रावधान है, जो भी नियम बनाए गए हैं उनको सही तरीके से अपने एरिया के जो भी संस्थान हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर लागू करवाना और ये सुनिश्चित करना कि सभी संस्थाएं इन नियमों को पालन करें ताकि किसी वर्कर के वेजेस के पेमेंट में डिले नहीं हो और ना ही उस वेजेस के पेमेंट में किसी प्रकार की अनावश्यक कटौती की जाए। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा जितने उचित समझे उतनी संख्या के अंदर जो इंस्पेक्टर या निरीक्षक अपॉइंट किए जाते हैं और इन निरीक्षक का जो अपना एक टेरिटरी होता है, एरिया होता है, उसी एरिया के अंदर वो अपना जो है कार्य करते हैं, ठीक है। जनरली प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है ये जो इंस्पेक्टर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। अच्छा, और इंस्पेक्टर है जो अपॉइंट किया वह भी उस अनऑथराइज्ड डिडक्शंस के लिए शिकायत कर सकता है, उसके लिए जो है आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट, एनी अदर पर्सन with the permission of authority authority appointed by government अब देखिए, यदि सरकार ने कोई अथॉरिटी अपॉइंट की है तो उस अथॉरिटी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो है अधिकृत किया जा सकता है कि वह अनऑथराइज्ड डिडक्शन के केस में शिकायत दर्ज करे, ठीक है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये 5 डिफरेंट पर्सन्स हैं, इनमें से कोई भी अनऑथराइज्ड डिडक्शंस की जाती है यदि किसी वर्कर्स की वेजेस से, सैलरी से, तो ये सभी लोग हैं, इनमें से कोई भी जो है शिकायत दर्ज कर सकता है, ठीक है। किसके पास शिकायत दर्ज करेंगे? प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, जो भी सरकार घोषित करती है उसी अथॉरिटी या उसी व्यक्ति या उसी अधिकारी के पास जो इनमें से कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि एक बार शिकायत दर्ज करने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी। सेकेंड जो पॉइंट है, सच एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड
submitted should be submitted to proper authority, to proper authority, proper authority within 12 months of the deduction, within 12 months of deductions देखिए जो शिकायत है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास, वह शिकायत जो डिडक्शन की गई है कर्मचारी या वर्कर के वेजेस से, सैलरी से, उस डिडक्शन के 12 महीनों के अंदर ये शिकायत दर्ज की जानी चाहिए, ठीक है ना। या इसके लिए जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उसके द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसके पास अप्लाई करना जरूरी है। और कई बार यदि डिले हो जाता है, 12 महीने से भी ज़्यादा समय जो है बीत जाता है, उसके बाद भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है आपकी शिकायत को, आपके एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है ना। बट उसके लिए आपके पास कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आपने डिले क्यों किया है, ठीक है ना। तो यदि आप डिले का वैलिड रीज़न दे देते हैं तो उसके बाद भी जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है आपकी शिकायत को जो अनऑथराइज्ड डिडक्शन के संबंध में है उसको एंटरटेन कर सकता है, ठीक है ना। ओके अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, द कंसर्न अथॉरिटी प्रोवाइड the concerned authority provide adequate opportunity to hear, provides adequate opportunity to hear both parties अब देखिए जब प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को इस प्रकार की शिकायत मिलती है कि किसी वर्कर के वेजेस से, सैलरी से अनऑथराइज्ड डिडक्शंस की गई है, तो जो भी संबंधित प्राधिकारी है या अथॉरिटी है वो क्या करती है कि उन दोनों पक्षकारों को, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी, दोनों को सुनवाई का अवसर देती है, ठीक है ना, कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन है वो अथॉरिटी के सामने रख सके, यानी अपनी बात रख सके, अपना पक्ष रख सके, ठीक है ना। तो दोनों पार्टियों को ये पर्याप्त अवसर दिया जाता है और ये कब होता है, जब अथॉरिटी के पास इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, ठीक है। अच्छा, इन पॉइंट्स को आप नोट करें, ठीक है, जो 3 पॉइंट्स हमने लिखे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स लिखेंगे,
नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट, if that authority considers, if that authority considers necessary he may also make necessary investigation, he may also make necessary investigations of the case, अब देखिए सबसे पहला जो काम क्या था कि जो शिकायत है उसको जो है निर्धारित प्राधिकारी है, जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, उसके पास शिकायत दर्ज करना, अनऑथराइज्ड डिडक्शंस है तो उसके लिए आवेदन करना, ठीक है ना, अप्लाई करना। और उसके बाद क्या है कि जो ये जो आवेदन है अनऑथराइज्ड डिडक्शंस के संबंध में वह 12 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, बाद में भी हो सकता है, बट देयर शुड बी सम वैलिड रीजंस फॉर डिले। उसके बाद नेक्स्ट जो अथॉरिटी है वो दोनों पक्षकारों को सुनवाई का जो उचित अवसर है वो प्रदान करती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जो अथॉरिटी है जो उनके एप्लीकेशंस पे आवेदन पर सुनवाई कर रही है वो यदि वह जरूरी समझे तो उस केस की इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकती है, ये जानने के लिए कि जो शिकायत दर्ज की गई है क्या वह सही है या किसी दुर्भावना के आधार पर, ठीक है ना। जो शिकायत तो नहीं दर्ज की गई है, कई बार लोग हैं झूठी शिकायत भी दर्ज करवा देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो कार्य को यदि देखना है, समझना है, और यदि अथॉरिटी को लगे तो उसको क्रॉस वेरीफाई करवाना है, यानी उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है करवाना है। नेक्स्ट है, if the authority is satisfied, if the authority is satisfied, then he can give instructions, instructions to the employer to return the deducted wage amount, ठीक है। अब देखिए यदि अच्छा एक और ऐड कर, टू एम्प्लॉयड पर्सन, अब देखिए यदि अथॉरिटी के द्वारा यदि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाता है केस को और केस सही मिलता है, शिकायत सही साबित होती है, तो उसके बाद जो अथॉरिटी है वह एम्प्लॉयर को या सर्विस प्रोवाइडर को आदेश दे सकती है कि जो भी अनऑथराइज्ड डिडक्शंस की गई है उसको वापस करें कर्मचारी को जिसके तनख्वाह से या मजदूरी से वह राशि काटी गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट,
The authority can also provide compensation as it deems fit to the employed person अब देखिए, यदि अथॉरिटी है उसको लगे कि पर्टिकुलर एम्प्लॉयर है या सर्विस प्रोवाइडर है उस पर कोई जुर्माना भी लगे या उसकी तरफ से कोई कंपनसेशन है वह कर्मचारी को दिलाया जाए, तो फिर कंपनसेशन जो है प्रोवाइड करने का जो आदेश है वह भी अथॉरिटी दे सकती है। और उस केस में कंपनसेशन अधिकतम कितना दिया जा सकता है कर्मचारी को, यदि उसके वेजेस से कोई अनऑथराइज्ड डिडक्शंस की जाती है तो कंपनसेशन का अमाउंट है वो डिडक्टेड अमाउंट के 10 गुना से अधिक नहीं हो सकता, मल्टीपल ऑफ 10 टाइम्स ऑफ द अमाउंट डिडक्टेड बाय सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है ना, ये उसका लिमिट है। यदि 1000 रुपये का अनऑथराइज्ड डिडक्शंस किया जा सकता है तो अधिकतम 10,000 रुपये तक उस पर जो है कंपनसेशन का आदेश भी उसे दिया जा सकता है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा जो कंपनसेशन का आदेश अथॉरिटी जो है नहीं दे सकती। नेक्स्ट हम बात करेंगे द अथॉरिटी कैन ऑल्सो पेनलाइज penalize the service provider as per the provisions of the act, for unauthorized deductions अब देखिए, यदि अथॉरिटी को ऐसा लगे कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने अनऑथराइज्ड डिडक्शंस किया है, उसे पेनलाइज किया जाना चाहिए, उसे दंडित किया जाना चाहिए, तो अथॉरिटी है वो इस एक्ट के प्रावधानों या प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए उसको पेनलाइज भी कर सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे लीगल रेमेडीज फॉर अनऑथराइज्ड डिडक्शंस के संबंध में। यानी यदि किसी कर्मचारी के जो सैलरी या वेजेस से कोई अनऑथराइज्ड डिडक्शन सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा कर दी जाती है या कोई राशि काट ली जाती है वेजेस से, तो उस केस में जो वर्कर्स है, एम्प्लॉय है, उसके पास एक प्रकार का जो कानूनी उपचार या जो कानूनी रिलीफ है वह उसे उपलब्ध है, वह उसका यूज़ कर सकता है। सबसे पहले उसकी जो अनऑथराइज्ड डिडक्शंस है उसकी शिकायत दर्ज करना, जो भी संबंधित अधिकारी है, डिपार्टमेंट है, उसके पास शिकायत कौन दर्ज कर सकता है, खुद व्यक्ति या कर्मचारी दर्ज कर सकता है, उसके बिहाफ पर उसका एडवोकेट शिकायत कर सकता है, उसके जो ट्रेड यूनियन है उसके द्वारा जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है वह शिकायत दर्ज कर सकता है, जो अथॉरिटी गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है वह शिकायत दर्ज कर सकती है, उसके यहाँ पर कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है, इंस्पेक्टर होता है जिसे इस एक्ट
को लागू करने के लिए इस एक्ट के प्रावधानों को सही तरीके से इंडस्ट्रीज पर में लागू करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, वह भी शिकायत कर सकता है। उसके बाद ये शिकायत कितने दिनों में होनी चाहिए? ये 12 महीनों के अंदर इस बात की शिकायत हो जानी चाहिए कि ऑथराइज्ड डिडक्शंस की गई। और यदि उससे लेट भी शिकायत दर्ज की जाती है तो उस केस में आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए, और यदि उस वैलिड रीजंस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा, तो आपको जो है लीगल रेमेडी है वो 12 महीनों के बाद भी शिकायत दर्ज करने के दी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए ये जो जब भी शिकायत दर्ज की जाती है तब अथॉरिटी है वह उस केस की एक प्रकार से दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देती है, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी। ठीक है, कि वो अपना पक्ष रखे, अपनी बात रखे कि भाई क्या मामला क्या है, मैटर क्या है, वो समझाएं। उसके बाद यदि अथॉरिटी को आवश्यक लगे तो वह उस जो भी केस है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जांच करवा सकती है, और यदि वह जांच से संतुष्ट हो जाती है, उसको लगता है कि वास्तव में जो कर्मचारी है उसकी वजह से सैलरी से अनऑथराइज्ड डिडक्शंस की गई है, तो फिर जो अथॉरिटी है वह सर्विस प्रोवाइडर को डायरेक्शंस दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि जो अनऑथराइज्ड डिडक्शंस की है उसको वापस एम्प्लॉय को रिटर्न करें। ठीक है ना, और यदि आवश्यक समझे तो उस पर जुर्माना जो है कर्मचारी है उसको कंपनसेशन भी दिलाया जा सकता है सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, परंतु वो कंपनसेशन दिलाया जाएगा सर्विस प्रोवाइडर से, वो डिडक्टेड अमाउंट के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। और लास्ट में यदि अथॉरिटी को ये लगे कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने अनऑथराइज्ड डिडक्शन किया है, उसे पेनलाइज किया जाना चाहिए, दंडित करना है, तो फिर अथॉरिटी है वो द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर को पेनलाइज भी कर सकती है। तो ये पॉइंट्स है जिन्हें हमें ध्यान रखना है रेमेडीज के तौर पर जब अनऑथराइज्ड डिडक्शन की बात हो रही है। ओके, इन पॉइंट्स को आप नोट करें, उसके बाद हम जो नेक्स्ट हेडिंग है उसको समझेंगे। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स, देखिए इंस्पेक्टर्स कौन होते हैं इस एक्ट के अंडर में? उनका देखिए इंस्पेक्टर पुलिस इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंस्पेक्टर कौन है इसके बारे में हमें समझना है। ये इंस्पेक्टर डिफरेंट है पुलिस इंस्पेक्टर से। ठीक है ना, पुलिस इंस्पेक्टर का काम होता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना है अपने एरिया में। ठीक है ना, और जो ये द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंडर में इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है, उनका मीनिंग क्या है ये यहाँ पर हम समझेंगे। और इसके साथ ही जो पावर उन्हें दिए गए हैं, पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंस्पेक्टर एंड फंक्शंस ऑफ इंस्पेक्टर, और जो इंस्पेक्टर्स है या निरीक्षक गण है, ठीक है ना, उन्हें किस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और वो कार्य कर सकते हैं, और किस प्रकार के उनको पावर्स या अधिकार दिए गए हैं इस एक्ट के तहत, उनको भी हम यहाँ पर समझेंगे। अब देखिए इंस्पेक्टर के बारे में मैंने पहले ही आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया था। इंस्पेक्टर वे व्यक्ति होते हैं, वे अधिकारी होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो एक्ट उन्होंने बनाया है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, उसकी पालना कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशन में या जो कॉरपोरेशन है, इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर हो रही है या नहीं। ठीक है ना, उनकी पालना को सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी नियम बनाए उनको सही तरीके से लागू किया जाए और उनका बेनिफिट है वो वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को मिले। तो उन
कार्यों को देखने के लिए जो है या इस प्रकार के जो प्रोविजंस हैं उनको लागू करने के लिए सरकार के द्वारा जिन अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है उन्हें हम इंस्पेक्टर्स के नाम से जानते हैं। और इंस्पेक्टर्स को अपने अपने एरिया के अंदर कार्य करना होता है जो एरिया उन्हें सौंपा गया, ठीक है ना। अब इनके जो पावर्स और फंक्शंस क्या है इनको समझ लेते हैं। Make examination and inquiry whether the provisions of this act are followed in the factory अब देखिए जो इंस्पेक्टर है वह जांच कर सकता है, इस बात की इंक्वायरी कर सकता है कि किसी फैक्ट्री में क्या ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है क्या इनकी पालना हो रही है या नहीं हो रही। ये इंक्वायरी करने का जो एग्जामिनेशन करने का ये अधिकार है इंस्पेक्टर के पास। नेक्स्ट हम बात करेंगे inspect and search any premises अब देखिए जो इंस्पेक्टर्स हैं वह किसी भी फैक्ट्री के बिल्डिंग में एंटर कर सकते हैं, उसमें अंदर घुस सकते हैं और वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं जो जांच कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि सही तरीके से इस जो एक्ट है इसके प्रोविजंस की पालना हो रही है या फिर नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सुपरविजन द पेमेंट ऑफ वेजेस, सुपरविजन द पेमेंट ऑफ वेजेस। अब देखिए जो फैक्ट्री के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को पेमेंट किस प्रकार से किया जा रहा है उनको सुपरवाइज भी, उनका निरीक्षण करने का भी जो कार्य है वह इंस्पेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है टू टेक स्टेटमेंट ऑफ कंसर्न्ड पर्सन, टू टेक स्टेटमेंट ऑफ कंसर्न्ड पर्सन। अब देखिए जो इंस्पेक्टर है वह किसी वर्कर से, कर्मचारी से पर्सनली भी बात कर सकता है और उससे पूछ सकता है कि भाई तुम्हें टाइम पर सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही, या तुम्हारे सैलरी या वेजेस से किसी प्रकार की अनऑथराइज्ड डिडक्शन तो नहीं हो रही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पर्सनली भी जो है बात करने का जो अधिकार है किसी भी वर्कर से ये इंस्पेक्टर के पास रहता है, यानी एम्प्लॉयर है वह इंस्पेक्टर को रोक नहीं सकता, ठीक है, ना तो अपनी फैक्ट्री में आने से ना ही कर्मचारियों से बात करने से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू टेक कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड, टू टेक कॉपीज ऑफ all documents
एक राइट या जो पावर ये भी है इंस्पेक्टर्स के पास कि जो भी पेमेंट ऑफ वेजेस से संबंधित जो भी फैक्ट्री में ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके संबंध में कर्मचारी कितने हैं, क्या किस प्रकार से सैलरी उनको दी जा रही है, इनके संबंध में पूरा रिकॉर्ड जो भी फैक्ट्री में रखा जा रहा है उसकी कॉपी है वह प्राप्त करने का, प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। राइट ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। अब देखिए जो इंस्पेक्टर है वह भी एक प्रकार का गवर्नमेंट का कर्मचारी होता है, ठीक है ना, पब्लिक का सेवक है, ठीक है ना। सरकारी कर्मचारी क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो पब्लिक के सेवक है जनरली। अब वो इस बात को मानते हैं नहीं मानते ये उन पर निर्भर है, ठीक है ना, किस प्रकार से वो पब्लिक का सेवा करते हैं ये पर्सन टू पर्सन है, एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉयज वेरी करता है। बट जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को या पब्लिक सर्वेंट को जो भी अधिकार मिलते हैं वो सभी जो अधिकार या राइट्स को प्राप्त करने का जो पावर है वो भी इंस्पेक्टर को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू अवेल ऑल प्रॉपर फैसिलिटीज, ठीक है। राइट टू अवेल all proper facilities, all proper facilities। अब देखिए जो प्रॉपर फैसिलिटीज की हम बात कर रहे हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट को या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो भी फैसिलिटी मिलती है, चाहे उसके रहने के लिए जो है जो हाउस या अकोमोडेशन फैसिलिटी है, ठीक है, या फिर उसे टाइम टू टाइम सैलरी है या किसी प्रकार के अलाउंसेस है, तो उनको भी प्राप्त करने का उनके पास अधिकार है इंस्पेक्टर के पास। तो ये सभी अभी हमने जो एक इंस्पेक्टर है उनके क्या पावर है और क्या उनके फंक्शंस हैं इनके बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको ये जो एक्ट है वो कंप्लीटली समझ में आ गया। इस एक्ट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और वैसे क्या है एक्ट बहुत बड़े होते हैं और उस एक्ट की हर एक बात को समझना और उसको पढ़ना, ठीक है ना, ये इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस प्रकार से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है उसी में से आपको एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।